वी आर स्टडी BSc पार्ट थर्ड पेपर थर्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी यूनिट थर्ड क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन। इसके अंतर्गत आज हम चौथे दिन का अध्ययन करेंगे। चौथे दिन के अध्ययन में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुला भवन गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुला भवन कहलाती है। ये इसकी जनरल परिभाषा होगी। गैस्ट्रुला भवन भ्रूणीय परिवर्तन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। मतलब भ्रूण के विकास की एक कड़ी है, इम्पोर्टेंट कड़ी है। गैस्ट्रुला भवन में संभावी क्षेत्र जो कि कोरक की सतह पर स्थित होते हैं अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं या इसमें अविभेदित ब्लास्टोडर्म से एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म नामक 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण होता है और ये जनन स्तर अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कोरक गैस्ट्रुला भवन के द्वारा गैस्ट्रुला बनाता है। तो जनरल परिभाषा की गैस्ट्रुला के निर्माण की कोरक से गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुला भवन कहलाती है। इसमें भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है ना। तो मैं बताऊं आपको, कोरक होता है वह ब्लास्टुला वह अविभेदित होता है, उसमें कोई विभेदन नहीं होता कि पता नहीं चलता कि किससे क्या बनेगा। तो इस ब्लास्टुला से कोरक से सबसे पहले 3 जनन स्तरों का पृथक्करण होता है जिन्हें प्राथमिक जनन स्तर कहते हैं। और ये तीनों स्तर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 स्तर ब्लास्टुला से सबसे पहले बनते हैं और अपने विशिष्ट स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। इसी को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा ये भी बन सकती है कि गैस्ट्रुला भवन वह प्रक्रिया है, देखो समझ में आने के बाद में परिभाषा तुम खुद भी बना सकते हो, कितने ही तरीके से बन जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन की वह प्रक्रिया या गैस्ट्रुला भवन वह प्रक्रिया है या गैस्ट्रुला भवन भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत आने वाला वह प्रक्रम है जिसमें कोरक की सतह पर गैस्ट्रुला भवन के पहले जस्ट पहले क्या था, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला कोरक, उसकी सतह पर स्थित अंगों के मैं बता रहा था तुम्हें, कोरक होता है कोरक की सतह पर स्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति कर अपने विशिष्ट स्थान जहाँ वयस्क में पाए जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब कोरक अविभेदित है, कुछ भी नहीं है। कोरक से ये पता नहीं लगेगा आपको कि कौन से स्थान की कोशिका से हाथ बनेगा कि पैर बनेगा कि आँख बनेगा कि कान बनेगा, है ना। कोरक अविभेदित स्ट्रक्चर है, लेकिन गैस्ट्रुला भवन के द्वारा कोरक की सतह पर जो सेल्स होती है वह सेल्स गति करके अपना वह स्थान विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लेती है जो वयस्क में पाया जाता है, बड़े जीव में पाया जाता है, वहाँ पहुँच जाती है। इसी को हम गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। मतलब कोरक जैसे एक गेंद है मान लो, ठीक है। अब गेंद के
किसी विशिष्ट स्थान पर कोई सेल्स पाई जाती है। अब इस सेल से ये पता नहीं लग रहा है कि ये सेल्स कान बनाएगी, आँख बनाएगी, नाक बनाएगी, ठीक है। लेकिन इस गेस्टुला बोन की क्रिया के अंतर्गत वह सेल उस जगह पर पहुंच जाती है, गेस्टुला में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जिस अंग का उसको निर्माण करना होता है। तो गेस्टुला बोन के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ना। तो और इसके साथ ही आर्कियोट्रेन आद्यांत्र का भी निर्माण होता है। अतः कोरक की कोशिकाओं में पुनर्व्यवस्था व कुछ कोशिकाओं के विभेदित होकर अंदर की ओर गति करने के प्रक्रम को गेस्टुला भवन कहा जाता है और इस अवस्था को गेस्टुला कहा जाता है। कोरक की सेल्स में रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्थित होती है और ये सेल्स विभेदित होकर अंदर की ओर गति करती है, गेस्टुला के अंदर की ओर। इस प्रक्रिया को गेस्टुला भवन कहते हैं और इस अवस्था को गेस्टुला कहा जाता है। गेस्टुला भवन के दौरान प्रमुख घटनाएं जो होती है वह निम्नलिखित हैं। संरचना विकास गतियां, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएं रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्थित होती है, ठीक है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया है कि कोशिकाएं गति करके और व्यवस्थित होती है, संभावित क्षेत्र में जाती है जहां से उसको किसी अंग का निर्माण करना होता है। 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है जिन्हें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। आद्यांत्र का निर्माण होता है। विदलन दर यहाँ मंद हो जाती है। इससे पहले क्या हो रहा था, विदलन हो रहा था, ब्लास्टुला का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना। तो विदलन की दर मंद हो जाती है, वृद्धि लगभग नगण्य होती है, इस यहाँ पे वृद्धि भी नहीं होती क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है, संरचना विकास गतियाँ होती है, इसलिए ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है और कार्य की दृष्टि से केंद्रक सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना, बॉडी निर्माण के लिए। वह भ्रूणीय सेल्स की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने लग जाता है और इसी से जुड़ते हुए प्रोटीन्स का संश्लेषण भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं संरचना विकास गतियाँ। अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण और इनका अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण करना गेस्टुला भवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। बता चुका हूँ ये पहले भी। गेस्टुला भवन में कोशिकाओं की जटिल परंतु सुव्यवस्थित और समन्वित गतियां होती है। गेस्टुला भवन के अंतर्गत सेल्स की जटिल लेकिन सुव्यवस्थित और समन्वित गतियां होती है। इन कोशिकीय गतियों को संरचना विकास गतियां या निर्माणी गतियां या गेस्टुलर मूवमेंट्स भी कहा जाता है। इन गतियों के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न कोशिकाएं उन विशिष्ट स्थानों में पहुंच जाती है जहां से उनको शरीर के विभिन्न उत्तक अंग या अंग तंत्रों का निर्माण करना होता है। संरचना विकास गतियां भ्रूण में कोरक भवन, गेस्टुला भवन व तंत्रिका भवन के दौरान होती है। कोरक भवन को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गेस्टुला भवन और तंत्रिका भवन। भ्रूणोद्भवन एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाली संरचना विकास गतियां इनवर्सिबल अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, जबकि वयस्क में ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब जो कोशिका एक बार जिस अंग के लिए सेटल होगी वही अंग बनेगा, और उत्क्रमणीय मतलब बाद में आवश्यकता के अनुसार चेंज हो सकता है। सभी प्रकार की संरचना विकास गतियां निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, एपिबोली, इम्बोली, अध्यारोहण, अंतरारोहण। सबसे पहले हम देखते हैं अध्यारोहण या अध्यारोही संरचना विकास गतियां, एपिबोली या एपिबोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स।
अध्यारोहण वह क्रिया है जिसमें संभावी एक्टोडर्म कोशिकाएं यानी लघु कोरक की ओर गति कर रही संभावी नोटोकॉर्डल मेजोडर्मल व एंडोडर्मल अवयव के चारों ओर फैल जाती है। अतः अध्यारोहण एक्टोडर्म निर्माण करने वाली कोरखंडों में पाई जाती है। अध्यारोहण गति किसमें पाई जाती है? एक्टोडर्म का निर्माण करने वाले ब्लास्टोमेयर्स में। ध्यान रखना, ये चीज़ें कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अध्यारोहण गतियाँ एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली सेल्स में पाई जाती है। इन सेल्स में चपटा होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, एक्टोडर्म ऊपर की होती है और ऊपर की रहेगी तो ये चपटी सेल्स रहेगी जैसे अपनी त्वचा की होती है। इस प्रवृत्ति के साथ साथ इनमें लगातार विभाजन भी होता है और चपटा होने की प्रवृत्ति एवं लगातार विभाजन के परिणाम स्वरूप एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली सेल्स का विस्तार होता है, फैलती है। इस प्रकार ये सेल्स ब्लास्टोफोर को छोड़कर भ्रूण की पूरी सतह पर फैल जाती है। ब्लास्टोफोर छिद्र होता है उसको छोड़ देती है। साथ ही एक्टोडर्म सेल्स द्वारा उन कोरखंडों को भी आवृत कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है जो मेजोडर्म एवं एंडोडर्म के निर्माण के लिए अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। स्वाभाविक तौर से मेजोडर्म और एंडोडर्म के कोरखंड अंदर की ओर ही होंगे, एक्टोडर्म सबसे बाहर होता है। इस प्रकार का अध्यारोहण यानी एपीबोली गतियाँ उभयचर व सेफेलोकॉर्डेट्स के पूर्णभंजी अंडे में पाई जाती है। अध्यारोहण गतियाँ किसमें पाई जाती है? एम्फीबियंस एंड सेफेलोकॉर्डेट्स के होलोब्लास्टिक ओवा में। सरीसृप पक्षी व टीलियोस्ट में अध्यारोही संरचना विकास गतियों में कोशिकाओं में गति अग्र-पश्च दिशा में व कोरखंड का फैलना सीमांतीय होता है, जो कि प्रिमिटिव स्ट्रिक व जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान होता है। नेक्स्ट है अपना अंतरारोहण या अंतरारोही संरचना विकास गतियाँ, एम्बोली या एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अंतरारोही संरचना विकास गतियों में संभावी कार्डा मेजोडर्मल व एंडोडर्मल ब्लास्टोमेयर्स ब्लास्टुला की सतह से अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी बताया था एपीबोली गतियाँ किसमें थी? एक्टोडर्म में। और एम्बोली गतियाँ किसमें? संभावी कॉर्डा मेजोडर्मल एंड एंडोडर्मल कोरखंडों की कोरक की सतह के अंदर की ओर स्थानांतरित होती है। साथ ही परिवर्धित हो रहा भ्रूण अग्र-पश्च अक्ष में फैल जाता है। अंदर की ओर स्थानांतरित सेल्स की प्रकृति जन्मजात होती है। वह सेल्स की आकारिकी के परिवर्तन के आधार पर होती है। विभिन्न प्राणियों में अंतरारोहण भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेजिनेशन, अंतर्गमन। अंतर्गमन अंत यानी अंदर, गमन यानी जाना, अंदर जाना यानी धंसना, इसको अंतर्वेशन भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, परिभाषा क्या आएगी? यह गेस्टुला बोन की सरलतम विधि है। इसमें कोरक की सतह से कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती है। सतह पे जो सेल्स होती है वह अंदर की ओर धंसती है या धकेली जाती है। इसमें अक्रिय ध्रुव पर दीर्घ खंडों का अंतर्गमन होता है। अच्छा, ये अंदर की ओर धंसती है, कौन से ध्रुव से धंसती है? अक्रिय ध्रुव से। तो अक्रिय ध्रुव पे कौन से खंड होते हैं? मैक्रोमियर्स, दीर्घ खंड होते हैं। ये अब पढ़ा है अपन ने। तो अक्रिय ध्रुव पर दीर्घ खंडों का अंतर्गमन होता है। ये कोरक गुहा को समाप्त कर अब देख लो, कोई कोशिकाएं अंदर जाएगी तो जो गुहा है वो बढ़ जाएगी तो वह समाप्त हो जाएगी। तो ये कोरक गुहा को समाप्त करके और अंदर से किसके संपर्क में आ जाते हैं? लघु कोरक खंडों के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है। इस क्रिया में प्रारंभ में भ्रूण अर्धचंद्राकार होता है जो बाद में प्याले नुमा हो जाता है और कोरक गुहा आश्रित हो जाती है, खत्म हो जाती है और इसके स्थान पर एक नए अवकाश का निर्माण होता है जिसे आर्कियोट्रॉन आद्यांत्र कहा जाता है। यह अवकाश अंतर्वलित सेल्स के द्वारा घिरा रहता है क्योंकि अंदर कोशिकाएं अंतर्वलित हो गई
और एक चौड़े कोरक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। कोरक छिद्र क्रमिक रूप से संकरा होकर एक छोटे से गोल छिद्र के रूप में रह जाता है। इस प्रकार का गेस्टुला भवन एम्फिओक्सस में पाया जाता है। पक्षियों में ये क्रिया अत्यधिक प्रवर्तित एवं अन्य रूपों में होती है। मैंने लिख रखा है थोड़ा याद करने के हिसाब से। एपिबोली गतियाँ किसके अंतर्गत होती है? एक्टोडर्म का निर्माण करने वाले खंडों में। ये देखिए चित्र में ब्लास्टोडर्म की ये सेकंड चित्र में ब्लास्टोपोर से ये कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हुई नजर आ रही है। थर्ड चित्र में ये कोशिकाएं अंदर की ओर धंस के और ऊपर की एक्टोडर्म की कोशिकाओं से टच में आ चुकी है और आर्कियोट्रॉन का इन्होंने निर्माण कर लिया है। सेकंड प्रकार की गति है अंतर्वलन या इन्वोल्यूशन। ये चैप्टर अपन नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।